हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को विनर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज यूनिट 1 का ईवीएस का पर्यावरण हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए रहेंगे। आज का जो प्रश्न होने वाला है, ऐसा शायद प्रश्न अभी तक आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का सेशन का रहने वाला है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर भी करने का प्रयास करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और ऐसे प्रश्न को कराए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन होंगे, एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। हूबहू ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग के सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है? पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है, पहला कथन आप लोग कह रहा है, पहला ऑप्शन जल वितरण के लिए प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचों का निर्माण, अपशिष्ट निपटान, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण या उल्लिखित सभी, मतलब सभी। तो भाई पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करने का मतलब यही होता है, पर्यावरण को मतलब बचाने के लिए, पर्यावरण को सुधार करने के लिए इसमें कौन परिभाषित कर रहा है। तो देखिए पहला भी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, जल वितरण के लिए प्रक्रियाओं का बुनियादी ढांचा, ये भी सही लग रहा है, अपशिष्ट निपटान भी सही लग रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण, तो सभी प्रकार के चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। दिए गए इंजीनियरों में से पहली महिला पर्यावरण इंजीनियर के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब इनमें से कुछ इंजीनियर के नाम दिए हैं, इसमें पूछा है पहली महिला पर्यावरण इंजीनियर के रूप में किसे जाना जाता है? एलेन स्क्वेलर रिचर्ड्स, मिस एलेन हेनरीटा, कैथरीन एस्लम ग्लीसन या एलसी विम्स? बताइए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और शायद ऐसे प्रश्न अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न हम आपको लोग आए हैं जो कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा। तो आइए इसको हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, एलेन स्क्वेलो रिचर्ड्स। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण में क्या कर रहा है, एलेन एच स्क्वेलो रिचर्ड्स को सैनिटरी इंजीनियरिंग के विषय में अग्रणी होने के लिए जाना जाता है। वह अमेरिका की पहली महिला पेशेवर रसायनों में से एक थी और एक वैज्ञानिक संस्थान द्वारा स्वीकार की जाने वाली पहली महिला थी। ओके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के प्रकार हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण के प्रकार हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं भाई? वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उपयुक्त सभी। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक बार जान लीजिएगा, जल, वायु, भूमि और जैविक की अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो भाई पर्यावरण को प्रभावित तो वायु प्रदूषण भी करेंगे, जल प्रदूषण भी करेंगे, भूमि प्रदूषण करेंगे, मतलब सभी करेंगे ना भाई, सभी करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन, पर्यावरण को सभी प्रभावित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण रसायन विज्ञान को परिभाषित करता है? पर्यावरण रसायन विज्ञान को परिभाषित करता है जल, वायु, भूमि, जैविक आवास और मानव गतिविधियों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। बी, केवल जल, वायु, भूमि और जैविक आवास में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। केवल जल, वायु और भूमि में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन पर्यावरण रसायन को परिभाषित करता है? बताइए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। रसायन को परिभाषित करता है, तो रसायन को परिभाषित करता है, बताइए आप लोग। तो जल, वायु, भूमि और जैविक आवासों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के साथ साथ उन पर मानवीय गतिविधियों के परिणामों को पर्यावरण रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। खगोल रसायन विज्ञान, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, पर्यावरण मॉडलिंग, भू रसायन विज्ञान, ये सब, इसका मतलब सभी कुछ शामिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। पर्यावरण विज्ञान को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है? पर्यावरण विज्ञान को निम्नलिखित
किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है? केवल पर्यावरण और मनुष्यों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन, पर्यावरण और भौतिक घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन, पर्यावरण और रासायनिक घटकों के बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन। बताइए भाई, लोग आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण विज्ञान को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन। डी ऑप्शन विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि पर्यावरण में जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वैश्विक तापमान बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उष्मा को अवशोषित करती है, क्योंकि वे नमी को अवशोषित करते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये उष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी से, देखिए क्या होता है, पृथ्वी से जो गर्मी निकल रही होती है इसको ये रोकने का काम करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए तो ए ऑप्शन विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल वाष्प को दर्शाता है? कौन सा कथन जल वाष्प को दर्शाता है भाई? जल वाष्प जो है जल का गैसीय चरण है, जल वाष्प जल का तरल चरण है, जल वाष्प जल का ठोस चरण है, उपयुक्त सभी। तो जल वाष्प है क्या, बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल वाष्प जो जल का गैसीय चरण है, क्योंकि जल को जब हम गर्म करते हैं तो गैस बन के उड़ता है, वही है जल वाष्प। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन है? बताइए सभी लोग, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? महासागरीय धाराएं, सौर ऊर्जा, बायोमास, सभी। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसकी जिसका निर्माण फिर से हो सकता है, फिर से दोबारा बन सकते हैं। तो महासागरीय धाराएं फिर से बन सकती हैं, सौर ऊर्जा फिर बन सकता है, बायोमास फिर बन सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा जी? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है, रेत के बिस्तर में शुद्धिकरण का पहला क्षेत्र कौन सा है? रेत के बिस्तर में शुद्धिकरण का पहला स्टेप क्या है, बताइए? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये है आपका इसका आंसर। स्मूथ जेडक क्षेत्र रेत के बिस्तर में शुद्धिकरण का पहला क्षेत्र है। यह एक निस्पंदन की जैविक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, को सतह कोटिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर बी। ओके, थोड़ा सा नया प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाक्यांश का क्या अर्थ है? प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, औद्योगिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या उल्लिखित सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए सभी लोग? तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो मानव जनित शब्द मानव गतिविधि के कारण पर्यावरणीय प्रभाव के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल उपचार की कौन सी प्रक्रिया पानी में तैरते मलबे, शाखाओं, पेड़ों या अन्य बड़े कणों के बचने के लिए की जाती है? प्राथमिक अवसादन, द्वितीयक अवसादन, स्क्रीनिंग या वातन। तो जल उपचार की कौन सी प्रक्रिया पानी में तैरते मलबे, शाखाओं, पेड़ों या अन्य बड़े कणों को बचाने के लिए किया जाता है? बताइए। ये नया प्रश्न है, आप लोग को लग रहा होगा कुछ नया प्रश्न मिल रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्क्रीनिंग। आइए थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनिंग का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए पूर्व उपचार प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, ताकि जल में बड़े आकार के निलंबित पदार्थों को फैलने से रोका जा सके। ओके,
चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत नया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पहले ट्रांसफार्मर की उपयोगिता के लिए उत्पादित किया जाता था? पहले ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता था। पीसीबी, टीसीडीडी, पीसीडी, पीडीडी। ये कुछ नया प्रश्न है आप लोग को। तो इसका आंसर अगर हम बात किया जाए, पॉलीक्लोरोनिट्रेट बाइफिनाइल का उपयोग ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसके प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया, इसे बंद कर दिया गया। तो पॉलीक्लोरोनिट्रेट बाइफिनाइल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक समझते हैं? प्राथमिक प्रदूषण का मतलब होता है कि जो किसी से क्रिया न करे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, ग्राउंड लेवल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए प्राथमिक प्रदूषण मतलब जो डायरेक्ट, जो किसी चीज़ से मिलकर न बने, जो किसी चीज़ से मिलकर न बने, अर्थात किसी से क्रिया करके न बने। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक गैस है, किसी से क्रिया करके नहीं बनी है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। लेकिन ओजोन क्या है? ओजोन जानते हैं, ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अर्थात इसे बोलते हैं द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। जैसे ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ फोग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, क्योंकि यह यूवी किरणों के साथ ऑक्सीजन की फोटो रासायनिक प्रक्रियाओं से बनता है और किसी स्रोत द्वारा सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। फिटकरी को पानी में मिलाने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? फिटकरी को पानी में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिटकरी को अगर हम पानी में मिलाएंगे ना, तो जानते रहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिटकरी को अगर हम पानी में मिलाएंगे ना, तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वह जानते रहिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। देखिए में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये नया प्रश्न है। टमाटर, प्याज, आलू, मक्का। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदन। अब आप लोग क्या कहेंगे कि प्याज होगा इसका सही आंसर। प्याज जो है सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग का बिल्कुल गलत होगा, प्याज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो टमाटर, देखिए क्या करा है, टमाटर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है, जबकि प्याज, आलू और मक्का अपेक्षाकृत सहनशील है। मतलब ये सब सह लेते हैं लेकिन संवेदनशील है। मतलब अगर टमाटर को सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अगर ले जाएंगे तो टमाटर खराब हो जाएगा। समझ आया बात नहीं? हाँ, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पानी के उपचार में फिल्टर सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो पानी के उपचार के लिए, पानी का ख़राब हो रहा है तो उसको उपचार के लिए गार्नेट रेत, कुचल चट्टान, रेत या एंथ्रासाइट। तो रेत, कुचल चट्टान तो यूज नहीं कर सकते हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आराम से, रेत, एंथ्रासाइट, गार्नेट रेत का उपयोग फिल्टर सामग्री के रूप में किया जा सकता है, लेकिन कुचल चट्टान मतलब एक बड़ा सा चट्टान का उपयोग जल के उपचार में कहाँ कर सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पानी अगर इसमें से गुजारेंगे ना तो चन के पानी साफ़ हो जाएगा, लेकिन चट्टान से गुजारेंगे थोड़ी नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न लिखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में केचुए बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को विघटित करते हैं? खाद बनाना, भूमि भरण, कतरन या वर्मी कंपोस्ट। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में केचुए बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को विघटित करते हैं? तो केचुआ तो वर्मी कंपोस्ट इनका खाद बनता है, सड़ा गला के पदार्थ को केचुआ क्या करते हैं? खाद बना देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका व्याख्या। केचुआ द्वारा जैव निम्नीकरणित ठोस अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ओके, चलिए
नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? कागज़, खाद्य अपशिष्ट, पॉलीथीन बैग या सिंथेटिक फाइबर? तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, जो आसानी से जल्दी नष्ट हो जाए। तो नष्ट क्या होगा? कागज़, खाद्य अपशिष्ट। तो यहाँ पे आंसर आप लोग मांगे होंगे कागज़। जो लोग कागज़ कहे हैं बिल्कुल गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा खाद्य अपशिष्ट। भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है ना भाई, कागज़ तो कभी समय लगेगा, भोजन होगा यहाँ पे आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर और कागज़ गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, मतलब जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जबकि खाद्य अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी नष्ट हो जाएगा। समझ में आया बात नहीं? नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन है? ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो किस प्रकार का प्रदूषण सांस्कृतिक मतलब कल्चर यूट्रोफिकेशन है? तो ध्वनि, तापीय, मृदा या जल, बताइए। तो इसका आंसर अगर हम बात किया जाए, आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा जी? जल प्रदूषण, क्योंकि जो जल प्रदूषण होगा ना पूरे कल्चर को प्रभावित कर देता है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन अधिकतर जल में देखने को मिलता है। तो इसे सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होगा जैसे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, जल्दी टूट फूट नहीं पाते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं उनमें जमा होने लगते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। तो आज हम लोग 19 प्रश्न कराए हैं। हालांकि जितने भी प्रश्न लिए गए थे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर इसी तरीके से अगर आप लोग क्लास चाहते हैं तो डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ऐसे से प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। देखिए फालतू के प्रश्न कराने से कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट करके आप लोगों को सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज 19 प्रश्न हो पाए हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो और भी सारे प्रश्न लेंगे। तो अभी आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको लगाइए, तो हमने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। ठीक है, तो आप लोग अगर इसी तरीके से जुड़ना, मतलब अगर आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो एक समय आएगा अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बहुत अच्छे प्रश्न आप लोग को हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करा के आप लोग भेजेंगे, तो जिससे आपकी तैयारी पूरी रहेगी। ओके जी, धन्यवाद सभी को।